हमें स्टार्ट करना था चैप्टर फर्स्ट इन वीडियो पार्ट सेकेंड, यूरोप में मध्यकाल। इसके पूर्व हमने पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा था, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, उन्हें वेतन के बदले जमीन का जुड़ा एक टुकड़ा दे देते थे। लैटिन भाषा में जमीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता था। ऐसी जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स कहलाने लगे, यानी कि सामंत। एक को नवीन व्यवस्था फ्यूडलिज्म अथवा सामंतवाद अस्तित्व में आई। सामंत लोग अपने भूप्रदेश की सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे। उन्हें केसर यानी कि गढ़ी कहा जाता था। सामंतों के भूप्रदेशों के किसान और श्रमिकों के स्वामी की निरंकुश संता रहती थी। सामंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे। इन्हें सर्फ या भूदास कहा जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और दयनीय जीवन जीने के लिए विवश थे। यूरोप के प्रारंभिक मध्यकाल की उल्लेखनीय विशेषता थी सामंतवाद तथा फ्यूडलिज्म का विकास। फ्यूडलिज्म के विकास का परिणाम हुआ भूदास तथा सर्फ वर्ग का उदय। तत्कालीन समाज का यह अंधकारपूर्ण पक्ष था। अब है अरबों का उदय। पश्चिम एशिया के अरब क्षेत्र में लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस कारण इन कबीलों में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। मोहम्मद ने नवीन इस्लाम धर्म का उपदेश दिया, तब अरब जातियों को संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, फारस और मिस्र आदि को जीत लिया। आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जीत लिए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा उनका साम्राज्य फैल गया। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ वे विश्व के प्रसिद्ध भागों भारत, चीन, यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका से व्यापार करने लगे। व्यापार से धनवान बने। अरबों ने अपने धन का उपयोग कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए किया। व्यापार के कारण जिन देशों के साथ उनका संपर्क बढ़ा, वहाँ के ज्ञान को अरब के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। प्राचीन ग्रीक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। उल्लेखनीय है कि खगोल शास्त्र और गणित के विषय का उच्च कोटि का भारतीय ज्ञान अरबों के माध्यम से ही पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चीन के नवीन आविष्कार जैसे बारूद, कागज और कुतुबनुमा का ज्ञान अरबों ने ही यूरोप के देशों तक पहुंचाया था। व्यापार के माध्यम से भारत का अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। वहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। 7वीं शताब्दी में अरब से भारत पर आक्रमण शुरू हुए। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति को लूटने का उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत में राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास के मध्यकाल का आरंभ हुआ। अब 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ। परस्पर संघर्षरत रहने वाले अरब के कबीले इस्लाम के प्रभाव से संगठित हुए और उन्होंने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। अरब व्यापारियों के माध्यम से पूर्व के देशों का ज्ञान पश्चिम के जगत में पहुंचा। भारतीय धन संपदा के आकर्षण और इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से पश्चिम की ओर से भारत पर अरबों के आक्रमण आरंभ हुए। तुर्कों ने भारत में राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो हमारा ये लेसन यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।